अंग्रेजों ने ईस्वी 1803 में दिल्ली पर अधिकार किया था। तब से ही वे लाल किले की जड़ें खोदकर लाल किले को कमजोर करते आ रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में भेजे जाने वाले अंग्रेज लड़के 18-20 साल से लेकर 20-25 साल की आयु के होते थे, जो रातों रात अमीर बन जाने के लालच में 7 समंदर पार करके भारत आया करते थे। ये अंग्रेज लड़के कंपनी सरकार में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किए जाते थे। इन्हें जीवन का कोई अनुभव नहीं होता था। इनमें से अधिकांश लड़के निहायत ही बदतमीज, बददिमाग और लालची होते थे। वे भारत की अपार संपदा, बड़े बड़े महलों तथा हीरे मोतियों के ही भूखे नहीं होते थे, अपितु भारतीय औरतों पर भी कुदृष्टि रखा करते थे। भारत में नियुक्त होकर आए इन्हीं लड़कों में से एक था सर चार्ल्स मेटकाफ, जो 19 वर्ष की आयु में ईस्वी 1804 में जनरल लेक का पॉलिटिकल असिस्टेंट नियुक्त हुआ था। यह वही जनरल लेक था जिसने ईस्वी 1803 में दिल्ली पर आक्रमण करके मराठों को दिल्ली से निकाला था। ईस्वी 1811 से 1819 तथा 1826 से 1832 तक का दिल्ली का रेजिडेंट रहा सर चार्ल्स मेटकाफ अत्यंत चालाक व्यक्ति था। उसने शालीमार बाग में अपने लिए एक शानदार बंगला बनवा रखा था और एक खूबसूरत सिख लड़की से विवाह करके उस बंगले में रहा करता था। वह बादशाह के साथ तमीज से पेश आता था, किंतु बादशाह की कोई बात नहीं मानता था तथा बादशाह की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण रखा करता था। कुछ दिन बाद उसने अपनी हिंदुस्तानी पत्नी को छोड़ दिया तथा एक अंग्रेजी मेम के साथ रहने लगा। चार्ल्स मेटकाफ शुरू में तो लाल किले में बैठे मुगल बादशाह अकबर शाह को सम्मान देता था, किंतु बाद में उसे नापसंद करने लगा था। एक स्थान पर चार्ल्स मेटकाफ ने लिखा है, मैंने तैमूर घराने से अपनी पहले की वफादारी छोड़ दी है। ईस्वी 1813 में चार्ल्स मेटकाफ ने अपने छोटे भाई सर थॉमस मेटकाफ को भी इंग्लैंड से भारत बुला लिया तथा अपने कार्यालय में उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। जब ईस्वी 1832 में चार्ल्स मेटकाफ दिल्ली छोड़कर कलकत्ता चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता काउंसिल का सदस्य बन गया, तो उसके स्थान पर हार्वे दिल्ली का रेजिडेंट बना। उस समय बादशाह द्वारा दिल्ली के रेजिडेंट को जो पत्र लिखा जाता था, उसमें रेजिडेंट को फर्जंद-ए-अंजुमंद कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है प्रिय पुत्र। नए रेजिडेंट को यह संबोधन पसंद नहीं था। वह तो स्वयं को ही बादशाह का मालिक समझता था, इसलिए हार्वे ने बादशाह को बात बात पर अपमानित करना आरंभ किया, ताकि बादशाह स्वयं ही नाराज होकर रेजिडेंट को प्रिय पुत्र लिखना बंद कर दे। अंग्रेज रेजिडेंट अब तक अपने पत्रों में बादशाह को योर मैजेस्टी कहते थे तथा पत्र के अंत में योर मैजेस्टीज फेथफुल सर्वेंट लिखा करते थे, किंतु अब वे अपने पत्रों के प्रारंभ में बादशाह के लिए डियर शब्द का प्रयोग करने लगे। इस प्रकार रेजिडेंट हार्वे ने बादशाह को अच्छी तरह याद करवा दिया कि अब अकबर शाह हिंदुस्तान का बादशाह नहीं है, उसे तो बादशाह के नाम से केवल याद किया जाता है। हालांकि गवर्नर जनरल द्वारा बादशाह को लिखे जाने वाले पत्रों में अब भी जो मुहर लगती थी, उसमें गवर्नर जनरल स्वयं को फिदवी-ए-खास अर्थात मुख्य सेवक लिखता था। रेजिडेंट हार्वे के बाद पूर्ववर्ती रेजिडेंट सर चार्ल्स मेटकाफ का भाई सर थॉमस मेटकाफ ईस्वी 1835 में दिल्ली का रेजिडेंट नियुक्त हुआ। वह 18 साल तक अर्थात ईस्वी 1853 तक इस पद पर बना रहा। इस बीच ईस्वी 1837 में अकबर शाह की मृत्यु हो गई, तो उसने अकबर शाह के पुत्र बहादुर शाह जफर की सहायता की, ताकि बहादुर शाह जफर बादशाह बन सके, क्योंकि अकबर शाह अपने प्रिय पुत्र जहांगीर को बादशाह बनाना चाहता था। ईस्वी 1852 में मिजेली जॉन जेनिंग्स नामक एक ईसाई पादरी दिल्ली में नियुक्त होकर आया। उसने लाल किले में ही रहने का निश्चय किया, ताकि वह लाल किले में रहने वाले शाही परिवार और उसके नौकरों के साथ घुल मिलकर उन्हें ईसाई बना सके। मिजेली जॉन जेनिंग्स ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इतना उतावला था कि वह तुरंत ही समस्त भारतीयों को ईसाई बना देना चाहता था। यहाँ तक कि स्वयं अंग्रेज भी उसे पसंद नहीं करते थे और उसे धर्मांध कहते थे। जब मिजेली जॉन जेनिंग्स ने दिल्ली के दो विख्यात हिंदुओं
चमनलाल और मास्टर ताराचंद को ईसाई बना लिया तो मिजेली जॉन जेनिंग्स पूरी दिल्ली में बदनाम हो गया। ईस्वी 1853 में बहादुर शाह जफर की सबसे छोटी बेगम जीनत महल ने सर थॉमस मेटकाफ से संपर्क किया तथा उससे कहा कि वह जीनत के पुत्र जवान बख्श को बादशाह का उत्तराधिकारी घोषित कर दे। शहजादा जवान बख्श बहादुर शाह के 16 बेटों में से 15वें नंबर पर था, इसलिए सर थॉमस मेटकाफ ने बेगम जीनत का प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा यहां तक कह दिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह है, उसके बाद कोई बादशाह नहीं होगा। सर थॉमस मेटकाफ ने बादशाह की इच्छा के विरुद्ध बहादुर शाह के सबसे बड़े जीवित पुत्र मिर्जा फखरू को बादशाह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा मिर्जा फखरू से संधि की गई कि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली का लाल किला खाली कर देगा, स्वयं को बादशाह नहीं कहेगा तथा 1 लाख रुपए के स्थान पर 15,000 रुपए मासिक पेंशन स्वीकार करेगा। इस पर बेगम जीनत महल ने चिढ़कर ईस्वी 1853 में रेजिडेंट थॉमस मेटकाफ को जहर दे दिया, जिससे थॉमस मेटकाफ की दिल्ली में ही मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सर थॉमस मेटकाफ की मृत्यु मैदे की खराबी से हुई थी, किंतु उनका यह भी विचार था कि यह खराबी जहर के कारण हुई थी। इस घटना के बाद लाल किले तथा अंग्रेजों के बीच जो इतने दिन से सदाशयता का दिखावटी प्रदर्शन चल रहा था, वह भी जाता रहा। इस घटना के 3 साल बाद अर्थात ईस्वी 1856 में शहजादा मिर्जा फखरू भी हैजे से मर गया। उसके बारे में लाल किले में यह अफवाह उड़ी थी कि शहजादे को जहर दिया गया था। जिस समय ईस्वी 1857 की बगावत हुई, तब थॉमस मेटकाफ का बेटा सर थियोफिलस मेटकाफ दिल्ली में कंपनी सरकार की अदालत में लोअर मजिस्ट्रेट था। उस समय वह अकेला अंग्रेज अधिकारी था जो क्रांतिकारी सैनिकों से बचकर दिल्ली छोड़कर भाग जाने में सफल हुआ था। पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के थानेदार मोइनुद्दीन खां ने थियोफिलस मेटकाफ को दिल्ली से जीवित ही निकल भागने में सहायता की थी। यह थानेदार उर्दू के विख्यात शायर मिर्जा गालिब का चचेरा भाई था। जब अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर हमला किया, तब सर थियोफिलस मेटकाफ कंपनी सरकार की दिल्ली फील्ड फोर्स में भर्ती हो गया तथा उसने लाल किले में बहुत रक्तपात मचाया। सर थॉमस मेटकाफ का एक जवाई भी उन दिनों दिल्ली में तैनात था, जिसका नाम सर एडवर्ड कैंपबेल था। वह दिल्ली में नियुक्त ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ था। जब उसकी रेजिमेंट ने विद्रोह किया, तब वह भी दिल्ली से भाग खड़ा हुआ और बाद में दिल्ली फील्ड फोर्स में भर्ती होकर दिल्ली लौटा तथा उसने ही अंग्रेजों की सेना को दिल्ली में थामे रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी में देखिए, लाल किले ने राष्ट्रव्यापी क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया।